Hello students, welcome to History class 12th. Student, in a recent video we have discussed about Akbarnama and Badshahnama. Now we will discuss the Ideal Kingdom. आइडियल किंगडम क्या था? असल में जो मुगल्स थे वो अपनी किंगडम को सर्वोच्च मानते थे, सुपीरियर मानते थे। वो समझते थे कि भगवान ने कहा है, मतलब गॉड ने कहा है उनको रूल करने के लिए, गॉड ने उन्हें अपॉइंट किया है रूल करने के लिए। तो वो एक डिवाइन लाइट जरूर यूज़ करते हैं। वो क्या है हम बताते हैं अभी। King Court's chronicle drew upon many sources to show that the power of Mughal king came directly from God. अपने आप को समझते थे कि डायरेक्टली उनकी पावर जो है वो गॉड ने दी है। एक वन ऑफ द legend they have narrated was that Mongol queen Alanka who was impregnated by the ray of sunshine. कहते हैं कोई अलंका थी, कोई मंगोल क्वीन थी, उनको वो जो प्रेग्नेंट हुई थी वो कैसे हो गई थी? सूर्य की किरणों द्वारा, मतलब भगवान की कृपा से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बच्चे हैं उनके वो जो पैदा हुए तो वो डिवाइन लाइट लेकर पैदा हुए। तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है और मंगोल के ही डिसेंडेंट आगे ये हैं, इस वजह से ये भी मतलब एक तरह से डिवाइन किंगडम के राजा हैं। अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट सिचुएशन इन द हिरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीविंग लाइट फ्रॉम द गॉड। अबुल फजल ने क्या किया कि जो मुगल किंग्स हैं उनको जितने भी अदर सोर्सेज हैं, मतलब कि दूसरे लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, अल्लाह में विश्वास रखते हैं, उनमें से मुगल किंगशिप को सबसे ऊपर रखा। तो ये कहाँ से इंस्पायर था? इस मत के लिए वो ईरानियन सूफी से इंस्पायर था। क्या नाम था उसका? शहाबुद्दीन सुहारवर्दी। उसने ये आइडिया डेवलप किया था कि भगवान के बाद अगर किसी का जो नंबर आता है वो आता है मुगल किंग्स का। तो सोशल हिरार्की मतलब स्टेप वाइज डिवीजन में सबसे ऊपर कौन आता है? राजा आता है। तो राजा की आपने पिक्चर्स देखी होंगी, उनके पीछे क्या है? लाइट सी एक ट्रांसमिट होती है। तो ये किन्होंने बनाई थी? उनके सब्जेक्ट्स ने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइट्स बनाई थी। जो पेंटिंग्स थी वो क्रॉनिकल्स में पेंटिंग जो बनाई गई थी उनमें राजा की जो पिक्चर बनाई जाती थी, जैसे ये देखिए, ये राजा की पिक्चर बनाई गई है। ये पीछे डिवाइन लाइट जो आप देख सकते हो, ये डिवाइन लाइट असल में होती नहीं थी लेकिन उन्होंने बनाई है क्योंकि ये डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब ये एक तरह से भगवान के मतलब डिसेंडेंट्स हैं। मुगल आर्टिस्ट हु from the 17th century onward began to portray emperor wearing the halo. हेलो का मतलब है जो पीछे जो आपको बताया गया साइन था, इस तरह से डिवाइन लाइट का साइन, ये वो रिप्रेजेंट करते हुए अपने पोर्ट्रेट बनवाते थे, जिसका मतलब था कि ये पेंटिंग जो है असल में तो मतलब यूरोपियंस कराते थे ऐसी पेंटिंग्स। वर्जिन मैरी टू सिंबलाइज द लाइट ऑफ गॉड, मतलब कि जो क्रिस्ट थे वो क्रिस्ट की लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपने देखा होगा जीसस क्रिस्ट के सिर के पीछे भी ऐसी एक लाइट होती है। तो ये एक यूनिफाइंग, ये एक मतलब कि वो लाइट थी जो रिप्रेजेंट करती थी डिविनिटी को। Next is unifying forces. So what is unifying forces? Mughal emperor present empire as a comprising many different ethnic religion community, Hindu, Jainas, Zoroastrians and Muslims. तो मतलब जो मुग़ल क्रॉनिकल्स हैं उनमें लिखा गया है कि मुग़ल एम्पायर इतना बड़ा था कि उसमें बहुत सारे रिलीजन थे और उनकी यूनिटी थी, इकट्ठे थे वो। तो मुग़ल एम्पायर को पीस और स्टेबिलिटी का एम्पायर माना जाता था। सभी धर्मों के साथ, रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स के साथ वो मेडिएशन करके रखता था। तो ये जस्टिस और पीस प्रिवेल करते थे उस टाइम में। अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया है सुलह ए कुल। सुलह ए कुल क्या था? इट इज़ इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट। तो ये क्या था? एक स्कूल ऑफ थॉट था। किसने स्टार्ट किया था? ये अकबर ने स्टार्ट किया था, ताकि सारे के सारे जो धर्म हैं वो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकें। सुलह एक कुल, ये आप ध्यान रख लेना, सुलह कुल क्या था? सुलह कुल was implemented through state policies. The nobility under the Mughal was composite one comprising Iranis, Turanis, Rajput, Deccan, all of whom were given position and awards purely on the basis of their service. मतलब जो सुलह कुल थी उसमें
पॉलिसीज़ भी बनाई जाती थी मुग़ल एम्पायर की, और अलग अलग तरह के लोग जो थे इसमें आते थे, ईरानियंस, तुरानी, अफ़गान्स और डेक्कनियंस, ये सारे आते थे। ये क्या करते थे, सुलह कुल को कंपोज करते थे। अब देखिए सुलह कुल कैसे होता था, मतलब राजा जो होता था सभी धर्मों के लोगों के साथ डिस्कशन करता था, जो अच्छे पॉइंट निकल के आते थे उन अच्छे पॉइंट्स को आगे आकर डिस्कस करता था। तो सुलह कुल ये थी। सुलह कुल के बारे में ज़्यादा आप डीप में नहीं जाना, सुलह कुल के बारे में ये बताएं किसने स्टार्ट की थी, अकबर ने। फर्दर अकबर अबॉलिश द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज, जजिया टैक्स जो था वो ख़त्म कर दिया। जजिया जो धर्म के नाम पर टैक्स था वो ख़त्म कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को रिप्रेजेंट करता था, जजिया टैक्स था, तो उन्होंने ये भी ख़त्म कर दिया। इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू ऑफिसर्स ऑफ एम्पायर फॉलो द प्रिसेप्ट ऑफ सुलह कुल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सुलह कुल को फॉलो करना है, ये उसने सभी अपने एम्पायर ऑफिसर्स को ये निर्देश दे दिए थे। अब जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप थे, चाहे वो क्रिश्चियंस के जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चाहे वो सूफियों के थे, चाहे वो हिंदुओं के थे, सभी में अकबर ने डोनेशंस दी, और दोबारा बनाने के लिए, जैसे कुछ वार के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते थे, ठीक है जी, उनको दोबारा ग्रांट देकर उनको रिपेयर करवाया गया, ठीक है जी, ये सब कुछ अकबर ने कराया। और आपको पता है कि जो शाहजहां और औरंगजेब थे, However, during the reign of the latter, जजिया वाज रीइम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम। शाहजहाँ था वो अच्छा था, लेकिन जो अकबर औरंगजेब था उसने जजिया दोबारा फिर से लागू कर दिया था। तो इस तरह से ये इन्होंने एक अच्छा एम्पायर अपने आप को कंट्रोल करके रखा। जस्ट सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सॉवरेनिटी क्या था, अबुल फजल ने डिफाइन किया। सॉवरेनिटी क्या होता है, सभी को बराबर समझना। द एम्पायर प्रोटेक्ट द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। आप जो एम्पायर था उसने क्या बताया था कि वो अपने एम्पायर में किस किस को प्रोटेक्ट करेगा, लाइफ यानी जन, प्रॉपर्टी माल, ऑनर नामस, एंड फेथ, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। और बदले में ये क्या चाहता है एम्पायर, दूसरे लोगों से ओबीडियंस चाहता है और शेयर ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि लोग उनकी माने और उसको टैक्स दें, ये चाहता था राजा। ये मुगल एम्पायर का मोटिव था। ओनली जस्ट सॉवरेन वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। जो ये इस सॉवरेन सिस्टम को फॉलो करते थे उन्हीं को डिवाइन पावर की प्रोटेक्शन मिलती थी, यानी कि मुगल एम्पायर की प्रोटेक्शन मिलती थी। तो डिवाइन पावर के लिए ये देखिए ये बताया जाता है कि जहांगीर शूटिंग द फिगर ऑफ पॉवर्टी पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट अबुल हसन, तो ये जहांगीर के बारे में बताया गया कि बुराइयों को वो दूर कर रहा है और एंजल्स उसको तीर पकड़ा रहे हैं, ये सब कुछ। और उसने वो एक तार स्टार्ट की थी घंटियाँ बजाने के लिए जस्टिस के लिए, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ लोगे, सोर्स में पढ़ लोगे। तो इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स क्रिएट किए गए फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस विच केम टू स्टैंड फॉर हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ मुगल मोनार्की। तो जो राइटर्स थे उन्होंने मुगल मोनार्की में जस्टिस सबसे अच्छी तरह से मुगल मोनार्की में दिया जाता है, इसके बारे में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह के वर्च्यूज अपनाए। वन ऑफ द फेवरेट सिंबल यूज्ड बाय आर्टिस्ट वाज मोटिव ऑफ आयरन एंड लैम्प, lion and lamp, peacefully nestling next to each other. This was meant to signify the realm for both strong and weak could exist in harmony. तो मुगल एम्पायर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया गया, शेर और लैम्प की पिक्चर बनाएगी, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। इसका मतलब शेर और लैम्प की जो पिक्चर बनाएगी जिसमें दोनों इकट्ठे बैठे हैं, इसका मतलब क्या था कि मुगल एम्पायर में दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रांग भी और वीक कर भी, हार्मनी में रह सकते हैं, बराबर रह सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं। कोट सीन फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड बादशाह नामा प्लेस सच मोटिव इन निचेस डायरेक्टली बिलो द एम्पायरर्स थ्रोन। तो एम्पायर के थ्रोन में के पास ये लगाए जाते थे, इस तरह के जो पोस्टर्स थे, क्रॉनिकल्स में छपे हुए पोस्टर थे वहाँ भी लगाए जाते थे। तो इस तरह से वो था 5th टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए आप ये कीजिए, थैंक यू।